दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी इन पाइथन। अब जितनी भी सारी वर्किंग है रिलेटेड टू सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, वो सारी क्वेरीज को यूज करके मैंने एक कंबाइंड बड़ा सा एग्जांपल रेडी किया है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारा फ्रेम किस तरीके से दिखने वाला है और क्या क्या वर्किंग हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो फ्रेम है मैंने इसके अंदर 3 पैनल्स क्रिएट किए हैं, या फिर पाइथन के टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने 3 लेबल फ्रेम्स को क्रिएट किया है। सबसे पहला जो हमारा लेबल फ्रेम है वो बेसिकली स्टूडेंट्स की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया है। मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट टेबल है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स करंटली प्रेजेंट है, जितने रिकॉर्ड उसमें प्रेजेंट है, उन सबको मैंने ट्री व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाया है। बिल्कुल जैसे हम अभी तक के सारे एग्जाम्पल्स में करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे जो सेकंड पैनल है हमारा वो है सर्चिंग के लिए। सर्चिंग में यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके की आईडी को अब काम में नहीं लिया है। यहाँ पे नेम के बेसिस पे मुझे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये हमारा लेबल है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी नेम टाइप करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी, रिस्पेक्ट में जो भी नेम मैंने टाइप किया है उसके रिस्पेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इस नेम से मैच करते हुए जितने भी रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे इस टेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट जस्ट से कि मैंने यहाँ पे स्मिथ नेम टाइप किया है। अब स्मिथ नेम के 2 रिकॉर्ड्स हमारी टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करूंगी वो दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे वापस से जो मेरा ओरिजिनल टेबल था उसे देखना है, ये सर्चिंग वाला पार्ट नहीं देखना। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्लियर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा और टेबल में भी ओरिजिनल डेटा वापस आ जाएगा। तो ये क्लियर बटन पे मैंने क्लिक किया है। ओरिजिनली सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं जो थे 101 से 106 तक के, और टेक्स्ट बॉक्स भी मेरा एम्प्टी हो गया है। तो सिर्फ नेम वाइज सर्चिंग करने के लिए ये सर्च लेबल फ्रेम मैंने क्रिएट किया है। लास्टली यहाँ पे एक और लेबल फ्रेम मैंने क्रिएट किया है, दैट इज स्टूडेंट डेटा। अब ये जो लेबल फ्रेम है हमारा, ये इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन तीनों पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्रिएट किया है। तो जो कॉलम्स हमारी टेबल के अंदर प्रेजेंट है उन्हीं से मिलते जुलते लेबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, आईडी, नेम, कोर्स, डीओबी, फोन एंड जेंडर। अब यहाँ पे यूजर जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करेगा और ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेगा तो वो रिकॉर्ड हमारी इस टेबल में ऐड होने के साथ साथ डेटाबेस में जाके भी इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपडेशन और डिलीशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए रिकॉर्ड्स को एग्जिस्ट होना पड़ेगा। तो किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर मुझे अपडेट करना है या डिलीट करना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, किसी भी एक रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इस 106 वाले रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करूंगी तो देखिए डबल क्लिक करने पे जितना भी डेटा था इस वाले रिकॉर्ड का वो इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर आ गया है। अब जो भी चेंजेस आपको करने हैं, नेम में चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, डीओबी, फोन या जेंडर में कुछ चेंज करना है, वो चेंजेस कर दीजिए जो भी आपको टाइप करना है और अपडेट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, ट्रीव्यू में अपडेट होने के साथ साथ जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर भी अपडेशन हो जाएगा। लास्टली हमारा जो बटन है दैट इज डिलीट बटन। अब यहाँ पे हम नेम के बेसिस पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि सेम नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कोर्स के बेसिस पे भी डिलीट नहीं कर सकते, एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सेम गोज फॉर डेट ऑफ बर्थ एज वेल, बहुत से स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है। कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर सिबलिंग्स है सपोजिटली तो उन दोनों के पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो सकता है, तो फोन के बेसिस पे भी डिलीशन नहीं हो सकता और जेंडर के बेसिस पे तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि मेल फीमेल अदर्स की कैटेगरी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आईडी के बेसिस पे मैंने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है क्योंकि हर स्टूडेंट की ये जो आईडी है ये यूनिक रहती है, ये कभी भी कॉमन नहीं हो सकती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारी इस बेसिक वर्किंग है इस कंप्लीट फॉर्म की, इस कंप्लीट फ्रेम की। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, इसकी डिजाइनिंग ही थोड़ी सी ज्यादा है, कुछ नए फंक्शंस यहाँ पे आएंगे तो हर एक स्टेप को सब लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये वाला पार्ट अगर आपको आ गया तो फिर सारी क्वेरीज आपको आ गई हैं और प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो सबसे पहला जो लेबल फ्रेम हमने क्रिएट किया है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोगों ने अभी तक के सारे ट्री व्यू क्रिएट किए। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और उस फंक्शन की हेल्प से रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाया है। डायरेक्टली हमने लूप नहीं चलाया हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करना। तो फ्रॉम tkinter import asterisk, क्योंकि मुझे लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, लेबल फ्रेम्स सारी चीजें क्रिएट करनी है और वो tkinter के अंदर प्रेजेंट। फ्रॉम tkinter import ttk, जो ट्री व्यू मुझे क्रिएट करना है वो इस ttk मॉड्यूल के अंदर होता है, इसलिए मैंने ये वाला मॉड्यूल भी इम्पोर्ट किया है। इसके बाद फ्रॉम tkinter import मैसेज बॉक्स, जैसे जैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, तो वहां पे मैंने अलग अलग मैसेजेस को डिस्प्ले करवाया है कि आपको रिकॉर्ड अपडेट करना है। आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, या नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है तो रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली एडेड या इंसर्टेड। इस तरीके के मैसेजेस को मैंने डिस्प्ले करवाया है, तो उसके लिए मैसेज बॉक्स को काम में लिया जाता है, वो भी tkinter के अंदर ही प्रेजेंट है। एंड फाइनली डेटाबेस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए py-mysql मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया है। अब वही सारे स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेप्स, रूट विंडो को क्रिएट करना है। tk क्लास की हेल्प से मैंने रूट विंडो यहाँ पे क्रिएट कर ली है। इसका टाइटल सेट मैंने किया है, जो मेरी टेबल का नाम है दैट इज स्टूडेंट। अब जो साइज मैं सेट करूंगी, मेरी विंडो एग्जैक्ट उसी साइज की रहनी चाहिए। इसके साइज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता, कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो रूट डॉट रीसाइजेबल फॉल्स कॉमा फॉल्स, तो हाइट वाइज और विद वाइज दोनों तरीकों से ये हमें कम ज्यादा साइज को करने का राइट प्रोवाइड नहीं करेगा। अब फाइनली इस रूट विंडो पे मुझे फ्रेम को क्रिएट करना है और फ्रेम को प्लेस करना है। तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम, जिससे मुझे रूट पर प्लेस करना है। हाइट इज 600, विद इज 750 और बैकग्राउंड कलर विद द हेल्प ऑफ bg ऑप्शन मैंने व्हाइट सेट किया है। f डॉट पैक एंड f डॉट प्रोपगेट ऑफ 0, ताकि हमारा जो फ्रेम है वो श्रिंक नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें 3 पैनल्स क्रिएट करने हैं और फिर उन पैनल पे अलग अलग सारे कंपोनेंट्स को ऐड करवाना है। तो यहाँ पर मैंने पैनल 1, पैनल 2 और पैनल 3 के नेम से 3 लेबल फ्रेम यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो पैनल 1 इज इक्वल्स टू लेबल फ्रेम, जिसे मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है कि एक स्क्वायर टाइप का बाउंड्री हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, और अगर हमें कुछ टेक्स्ट विजिबल करवाना है उस पे तो वो भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला जो पैनल है उसका टेक्स्ट मैंने लिख दिया है स्टूडेंट लिस्ट, ताकि हमें पता पड़ जाए कि हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। इस पैनल का बैकग्राउंड कलर विद द हेल्प ऑफ बीजी मैंने डार्क ब्लू सेट किया है, और इस पैनल पे जो टेक्स्ट हमारे पास में डिस्प्ले होने वाला है उसका फोरग्राउंड कलर विद द हेल्प ऑफ एफजी ऑप्शन मैंने व्हाइट सेट किया है। अब यहाँ पर पैनल 1 को पैक मैंने किया है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस के साथ मैंने स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए। फिल इज इक्वल्स टू बोथ, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पेसेस मुझे ऑक्यूपाई करने हैं। यहाँ पे अगर हम प्लेस को काम में लेते हैं तो होता क्या है कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आने लग जाता है, तो इसलिए पैक को यूज करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है एज कम्पेयर टू द प्लेस एंड ग्रिड। ये बात हम लोगों ने पहले वाले एग्जाम्पल में भी की थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक पैनल नहीं है, हमारे पास में 3 पैनल्स है, और अगर फिल इज इक्वल्स टू बोथ अगर हम सेट कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंप्लीट जो स्पेस होगा वो ये फर्स्ट वाला पैनल ही ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जब फर्स्ट ही सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो बाकी 2 पैनल्स कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन सेट करना पड़ता है एक्सपैंड इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स कि हमारे फ्रेम के अंदर जितने भी पैनल्स होने वाले हैं उन सबको इक्विवेलेंट स्पेस प्रोवाइड करो। मतलब अगर यहाँ पे टोटल हाइट 600 है तो फर्स्ट का हाइट भी 200 होगा, सेकंड का हाइट भी 200 होगा और थर्ड का हाइट भी 200 होगा। इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस होता है। तो यहाँ पे एक्सपैंड इज इक्वल्स टू 1 या फिर आप एक्सपैंड इज इक्वल्स टू यस भी सेट कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे पैनल और फ्रेम की बाउंड्रीज के बीच में मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग प्रोवाइड करवानी है, और जो मल्टीपल फ्रेम्स है उनके बीच में भी थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। तो पैड एक्स और पैड वाई को हम काम में लेते हैं।
पैड मैंने सेट किया है 20 पिक्सल्स एंड पैड वाई मैंने सेट किया है 10 पिक्सल्स। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट और राइट साइड से 20 पिक्सल्स फ्रेम के बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर होगा, और वर्टिकली 10 पिक्सल्स। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पैनल क्रिएशन, सेम वही यहाँ पे भी पैनल 2 इज इक्वल्स टू लेबल फ्रेम। मुझे इसे फ्रेम पर प्लेस करना है। टेक्स्ट मैंने इसका सर्च सेट किया है और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक सेट किया है। अब इस पैनल को भी मैंने पैक किया है विद द हेल्प ऑफ पैक लेआउट मैनेजर। fill is equals to both, expand is equals to 1, padx is equals to 20 and padby is equals to 10। तो यहाँ पे भी कंप्लीट स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग के साथ में। सेम गोज फॉर द थर्ड पैनल एज वेल। पैनल 3 इज इक्वल्स टू लेबल फ्रेम, जिसे फ्रेम पर प्लेस करना है। टेक्स्ट स्टूडेंट डेटा है, बैकग्राउंड इज अगेन डार्क ब्लू एंड फोरग्राउंड इज व्हाइट। इसे भी मैंने पैक लेआउट मैनेजर की हेल्प से ही फ्रेम पे विजिबल करवाया है। fill is equals to both, expand is equals to 1, padx is equals to 20 and padby is equals to 10। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक कंप्लीट फ्रेम हमारे पास में आएगा, जिसके अंदर 3 अलग सेक्शंस बन चुके होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर बैकग्राउंड कलर्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पैनल की, जहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट हमने डिस्प्ले करवाई है। उस पैनल के अंदर मुझे सिंपली एक ट्री व्यू क्रिएट करना है और उस ट्री व्यू में सारे डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो ट्री व्यू को क्रिएट करने के लिए ttk मॉड्यूल का हेल्प लेना पड़ता है। तो ttk.treeview, अब इसे कहाँ पर प्लेस करना है? तो मुझे इसे प्लेस करना है पैनल 1 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन स्पेसिफाई कर दिया। ट्री व्यू जब हमारा क्रिएट होगा तो कितने कॉलम्स उसके अंदर होने चाहिए? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉलम्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इतने ही कॉलम्स हमारी टेबल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हेडिंग्स मुझे विजिबल करवानी है, तो शो इज इक्वल्स टू हेडिंग्स मैंने सेट कर दिया है। एट अ टाइम कितने रिकॉर्ड्स आपको विजिबल करवाने हैं, 4 5 10 या 20? तो हाइट इज इक्वल्स टू 4 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो एट अ टाइम हमें सिर्फ 4 रिकॉर्ड ही विजिबल होंगे आउट ऑफ द टोटल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस। अब इस टेबल को मैंने प्लेस किया है विद द हेल्प ऑफ प्लेस लेआउट मैनेजर। x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 20 लोकेशन पर। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और एरो कीज की हेल्प से ट्रैवर्सिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने स्क्रॉल बार को क्रिएट करके उसे प्रीव्यू पर ऐड किया है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल बार को ऐड करते हैं वो एकदम सेंटर में आके डिस्प्ले होने लग जाती है और हमारे मेन कंट्रोल का साइज छोटा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ट्री व्यू मैंने क्रिएट किया है दैट इज टेबल, उसके साथ में प्रोपगेट फंक्शन को मैंने काम में लिया है और वैल्यू पास कर दी है 0, विच मीन्स अब हमारा जो टेबल है वो श्रिंक नहीं होगा। फॉलोड बाय स्क्रॉल बार का क्रिएशन। तो s इज इक्वल्स टू स्क्रॉल बार, जिसे मुझे टेबल पर प्लेस करना है। ओरिएंट इसका वर्टिकल मैंने सेट किया है एंड कमांड इज इक्वल्स टू टेबल डॉट बाई व्यू, विच मीन्स जैसे जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे जो हमारा टेबल है उसका डेटा वर्टिकली मूव करने लगेगा। अब इस स्क्रॉल बार को भी मैंने पैक किया है विद द हेल्प ऑफ पैक लेआउट मैनेजर। साइड इज इक्वल्स टू राइट एंड फिल इज इक्वल्स टू वाई। तो राइट साइड में कंप्लीटली जितना भी वर्टिकल स्पेस होगा इस ट्री व्यू के पास में, उतना स्पेस ये स्क्रॉल बार ऑक्यूपाई कर लेगी। अब यहाँ पे ट्री व्यू का डेटा और जो हमारा स्क्रॉल बार है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना चाहिए। तो टेबल वाई स्क्रॉल कमांड इज इक्वल्स टू s डॉट सेट। तो अब यहाँ पे स्क्रॉल बार भी डेटा के साथ साथ हमारी मूव करने लगेगी। अगर इस स्टेटमेंट को आप सेट नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमारा टेबल में मूवमेंट तो शो होगा, लेकिन जो स्क्रॉल बार है वो क्लिक करने पे बार बार ऊपर शिफ्ट होती रहेगी। तो यहाँ पे दोनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो कमांड भी एंड बाय स्क्रॉल कमांड भी, दैट्स हाउ बोथ द कंपोनेंट्स वर्क। अब ट्री व्यू में कितने कॉलम्स हैं ये हमने डिसाइड कर दिया है। कितनी हेडिंग्स वहां पे डिस्प्ले होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये भी हमने डिसाइड कर दिया है। अब एक्चुअली में क्या हेडिंग्स वहां पे होंगी और किस तरीके का कॉलम का अरेंजमेंट होगा, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल्स में सेट किया है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी काम होगा। यहाँ पे मैंने फॉर लूप की हेल्प से यहाँ पे 0 से लेके 5 तक का लूप चलाया है। एंडिंग वैल्यू इज 6, तो यहाँ पे 0 से लेके 5 तक का लूप चलेगा। वही मैंने कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर सेट किया है। तो टेबल डॉट कॉलम आई
कॉमा विद इज इक्वल्स टू 100 एंड एंकर इज इक्वल्स टू सेंटर। आई रिप्रेजेंट 0 से लेके 5 तक की वैल्यूज, यानी कि एक एक करके हमारे सारे कॉलम्स को ये रेफर करेगा। तो कॉलम में मॉडिफिकेशंस इंप्लीमेंट करने के लिए हम ट्री व्यू के साथ में यानी कि टेबल के साथ में कॉलम मेथड को काम में लेते हैं। अब इसका विद मैंने 100 सेट किया है और एंकर मैंने सेंटर सेट किया है, विच मीन्स टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सेंटर अलाइंड होगा। फॉलोड बाय हेडिंग। LST मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दिया है सारी हेडिंग्स के लिए, रोल नंबर, नेम, कोर्स, DOB, फोन एंड जेंडर। यही 6 कॉलम्स है हमारे पास में। तो कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग टाइप की एक लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। 1 बाय 1 लूप चलाएंगे और जो कॉलम्स है उन पे इस हेडिंग्स को हम ऐड करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज 6 यानी कि 0 से लेके 5 तक का लूप चलने वाला है। टेबल डॉट हेडिंग, किसी भी तरीके का हेडिंग रिलेटेड वर्किंग करवाना होता है तो हेडिंग फंक्शन होता है। कौन से कॉलम पे हेडिंग इंप्लीमेंट करना है और क्या हेडिंग सेट करना है। तो यहाँ पे 0 से लेके 5 तक के हमारे कॉलम्स है और टेक्स्ट किस में से आ रहा है, इस लिस्ट के हर एक इंडेक्स पे से आ रहा है। तो LST ऑफ आई, तो 0 कॉलम पर रोल नंबर, 1 कॉलम पर नेम, 2 कॉलम पर कोर्स, 3 कॉलम पर DOB, 4 कॉलम पर फोन एंड 5th कॉलम पर जेंडर एज अ टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। अब मेन काम हमारा जो कि है डेटाबेस में से डेटा को फेच करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो PyMySQL मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में कनेक्ट नाम का मेथड है, जिससे हमें कीवर्ड आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं हमारे कनेक्शन को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करने के लिए। होस्ट इज लोकल होस्ट, यूजर इज रूट, पासवर्ड इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स एंड डेटाबेस इज कॉलेज। तो ये हमें एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इस कनेक्शन पे अलग अलग तरीके की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कर इज इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, तो कर्सर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट क्वेरी को फायर करना है, जितने भी रिकॉर्ड्स है उन्हें टेबल में इंसर्ट करवा देना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेरी फॉर्म करी है, क्वेरी इज इक्वल्स टू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ में एग्जीक्यूट मेथड को काम में लेते हैं और क्वेरी एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। तो यहाँ पे कर्सर एक मेमोरी ऑब्जेक्ट, हमारा मेमोरी लोकेशन या मेमोरी बॉक्स जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स जाके प्लेस हो जाएंगे। अब एक रिकॉर्ड चाहिए या मल्टीपल रिकॉर्ड्स चाहिए, फेच 1 या फेच ऑल को काम में ले सकते हैं। तो डेटा इज इक्वल्स टू कर डॉट फेच ऑल। तो डेटा के अंदर हमारे पास में ID 101 से लेके 106 तक के सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है नेस्टेड टपल के अंदर। अब सिंपली यहाँ पे मुझे करना क्या है, इस डेटा पे लूपिंग करनी है और 1 बाय 1 टेबल के अंदर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम सेम टेबल पर सारी वर्किंग इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। अगर मैं सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो भी सेम टेबल पर रिजल्ट आ रहा है, मैंने क्लियर बटन पे क्लिक किया है तो भी सेम टेबल पे वर्किंग हो रही है, इंसर्ट अपडेट या डिलीट किया है तो भी यहाँ पे सेम टेबल पर ही वर्किंग इंप्लीमेंट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस डेटा पे लूपिंग करके इंसर्शन ऑपरेशन मतलब टेबल में रिकॉर्ड्स को ऐड करवा दूंगी तो फिर होगा क्या, जब हम नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे और नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड्स को ऐड करने का ट्राई करेंगे तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। पुराने रिकॉर्ड्स के बाद हमारे नए रिकॉर्ड्स आने लगेंगे, यानी कि रिकॉर्ड्स की डुप्लीकेसी हो जाएगी। अब ऐसा तो करना नहीं है। पुराना रिकॉर्ड अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको डिलीट कर दो और जो नया रिकॉर्ड मैंने पास किया है, सर्च करने पे एक रिकॉर्ड मिला है या 2 रिकॉर्ड मिले हैं वो डिस्प्ले करवाओ, सिलेक्ट करने पे जितने रिकॉर्ड्स मिले हैं उतने डिस्प्ले करवाओ। ये वर्किंग हमें करवानी है। तो अब यहाँ पे इस डेटा को यानी कि सारे रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए मैंने अपडेट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। तो इस अपडेट फंक्शन को हम जितनी रोज पास करेंगे सिर्फ उतनी ही रोज को ये टेबल में इंसर्ट करने का काम करेगा। तो अपडेट फंक्शन को मैंने कॉल किया है और डेटा पास किया है, विच मीन्स नेस्टेड टपल मैंने यहाँ पे पास किया है। अब फंक्शन की कॉलिंग से पहले फंक्शन को क्रिएट करना जरूरी है। तो यहाँ पे अपडेट नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन को क्रिएट करने का सिंटेक्स इज सेम, डेफ फॉलोड बाय फंक्शन का नेम और यहाँ पे जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं। तो जो डेटा यहाँ पे पास हुआ है उसे मैंने रोज नाम के वेरिएबल के अंदर गेट कर लिया है।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम वही आएगी, पुराने डेटा के बाद अगर नया डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो डुप्लीकेसी आएगी। तो हमें क्या करना है, टेबल के अंदर पुराना जितना भी डेटा है उसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पे डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है तो मुझे पता है कितने रिकॉर्ड उसके अंदर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं नॉर्मल यूजर होती और कहीं और किसी दूसरे सर्वर पर डेटाबेस प्रेजेंट होता, तो मुझे नहीं पता है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, 100 हैं या 10,000 है। तो यहाँ पर अगर मैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो कौन से रिकॉर्ड पर परफॉर्म करूं और कितने रिकॉर्ड्स पर परफॉर्म करूं, हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें नहीं पता होता है कि फंक्शन में हमारे पास में कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फंक्शन के अंदर हमने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट की 4 कैटेगरीज देखी थी, पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में पाइथन के अंदर होता क्या है, फंक्शन को कॉल करवाते टाइम हम कितना भी डेटा पास कर सकते हैं, चाहे वो 1 वैल्यू हो चाहे वो 10 वैल्यूज हो। लेकिन पाइथन के अंदर होता ये है कि जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सारी वैल्यूज कंबाइन होकर एक टपल को फॉर्म कर लेती हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके की वर्किंग मैंने इम्प्लीमेंट करी है। अब यहाँ पर सिंपल वैल्यूज नहीं है, कंप्लीट रिकॉर्ड है यहाँ पे हमारे पास में। और ट्री व्यू का जब बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, तब मैंने कहा था कि ये एक बिल्कुल ट्री जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यानी कि एक रूट नोड होगी और फर्दर हमारे पास में बहुत सारी चाइल्ड नोड होगी। तो किसी भी रूट के अगर चाइल्ड नोड को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए फंक्शन यूजुअली हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल मैंने क्रिएट किया है उसके साथ में एक प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है जो कहलाता है गेट चिल्ड्रन। अब ये जो गेट चिल्ड्रन है ये हमारे टेबल में से कंप्लीट जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सबको कंबाइन करके एक कलेक्शन के फॉर्म में रिटर्न करेगा। अब चाहे टेबल में 1 रिकॉर्ड हो या 10 रिकॉर्ड्स हो, उन सबका कलेक्शन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट वो एक टपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेबल में किसी भी तरीके का डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो यहाँ पे डिलीट फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है, जिसे हम यहाँ पे रो नंबर या फिर डेटा पास करते हैं। तो टेबल डॉट डिलीट, डिलीट क्या, जितना भी डेटा टेबल के अंदर प्रेजेंट है वो सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब जब पुराना सारा डेटा डिलीट हो चुका है तो जो नया डेटा फंक्शन को कॉल करवाते टाइम पास किया गया है उसे टेबल में ऐड करवाना है। तो फॉर आई इन रोज, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हमने सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है तो जो आई है वो फर्स्ट रो यानी कि 101 आईडी वाले रिकॉर्ड को रेफर कर रहा है, फिर 102, देन 103, देन 104, देन 105 एंड देन 106। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन के लिए टेबल के अंदर टेबल डॉट इंसर्ट। अब पेरेंट तो यहाँ पे किसी का है ही नहीं, सारे रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल है। कहाँ पे उन्हें इंसर्ट करना है, एंड में, एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट होते जाए। और क्या डेटा आना चाहिए, वैल्यूज इज इक्वल्स टू आई। तो पहला जो हमारा रो होगा वहां पे 101 का सारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, फिर आई का इंक्रीमेंट होगा, वो आईडी 102 को रेफर करने लगेगी, मतलब उस रिकॉर्ड को रेफर करने लगेगी, फिर वो एंड में जाके डेटा इंसर्ट हो जाएगा, देन 103, देन 4, देन 5, देन 106। तो यहाँ पे प्रीवियसली अगर कुछ डेटा प्रेजेंट है तो उसे मैंने डिलीट कर दिया है और उसके बाद रोज पे लूपिंग करके मैंने सारे नए डेटा को इंसर्ट करवा दिया। So that's how our first panel या first label frame is working. अब यहाँ पे कुछ चीजें नहीं है और बहुत सारी चीजें वही है जो हमने पहले कवर की है। इस पहले वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है किसी भी फंक्शन के अंदर, सिर्फ ये वाला पार्ट अभी तक हमने कवर किया है, प्रीव्यू क्रिएट किया, यहाँ पे कॉलम्स हमने क्रिएट किए, उनकी हेडिंग्स हम लोगों ने सेट करी, इसका विद यानी कि कितना यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा स्पेस और इसका अलाइनमेंट सेट किया है, फिर हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, क्वेरी फायर करी, डेटा में सारी चीजों को हमने सेव कर लिया वेरिएबल के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीवियसली सारे डेटा को डिलीट करके 1 बाय 1 नए डेटा को हमने इंसर्ट करवाया है। दैट इज आवर वेरी फर्स्ट पैनल। Now, the next part that we have is to implement a search.
अब सर्चिंग जो है वो हम लोगों ने लास्ट 2 एग्जांपल्स में भी इम्प्लीमेंट की थी। एक तो था हमारा डायरेक्ट सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट और एक था जब हमने कॉम्बो बॉक्स में से वैल्यू को गेट करके आईडी के बेसिस पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करवाई थी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे नेम के बेसिस पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करवाई है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड पैनल की सबसे पहले विजिट्स की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो यहाँ पे एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स और 2 बटन्स हमें क्रिएट करने हैं। तो एलबीएल नाम का एक लेबल मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास, जिसे मुझे सेकंड पैनल पर प्लेस करना है और जिसका टेक्स्ट मैंने सर्च सेट किया है। अब फोरग्राउंड बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग आप जैसी चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेम को जितना अट्रैक्टिव बनाना है आप विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑप्शंस बना सकते हैं। अब इस लेबल को विजिबल करवाने के लिए मैंने प्लेस लेआउट मैनेजर की हेल्प ली है। एक्स और वाई का जो पोजीशन है दैट इज 10/20 मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है और उसकी वैल्यू को गेट करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी होगी। डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो t इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैर यानी कि स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। txt is equals to entry पैनल 2 पर मुझे इसे प्लेस करना है एंड टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू t विच मींस ये जो वेरिएबल होगा ये इस txt नाम के टेक्स्ट बॉक्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा। क्या वैल्यू आ रही है, यूजर ने क्या टाइप किया है, वो सारी चीजें ये txt मॉनिटर करने का काम करेगा। अब फाइनली इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने विजिबल करवाने के लिए अगेन प्लेस आउट मैनेजर का हेल्प लिया है। पोजीशन इज 100/20। लास्टली 2 बटन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, btn सर्च एंड btn क्लियर विद द हेल्प ऑफ बटन क्लास, जिन्हें मैंने पैनल 2 पर ही प्लेस किया है। सर्च बटन का टेक्स्ट मैंने सर्च सेट किया है और इस बटन के क्लिक पर मैंने सर्चिंग डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। अगेन बटन को विजिबल करवाने के लिए प्लेस किया है 250,20 लोकेशन पर। लास्ट बटन के केस में भी यही है, बटन क्लास की हेल्प से इसे क्रिएट किया है, पैनल 2 पर प्लेस किया है, टेक्स्ट इसका क्लियर है और इस बटन के क्लिक पे मैंने क्लियर डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है और इसे भी विजिबल करवाने के लिए मैंने 350,250 लोकेशन पास की है प्लेस नाम के लेआउट मैनेजर को। तो यहाँ पे हमारे ये चारों विजिट्स सेकंड पैनल पर विजिबल हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे सर्च बटन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो सर्चिंग डेटा नाम का फंक्शन हमारा कॉल होगा। हमें सिंपली करना क्या है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा हमें यहाँ पे टाइप किया गया है, जो भी नेम टाइप किया गया है उसको एक्सेस करना है यानी कि गेट करना है और जो भी नेम है उसके बेसिस पर सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है और रिकॉर्ड्स को ट्री व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करने के लिए गेट मेथड, टेक्स्ट वेरिएबल ऑलरेडी हमने बना रखा है t नाम का, तो t.get लेट्स सपोज कि यहाँ पे स्मिथ नाम का नेम इनपुट किया गया है। तो यहाँ पे Q1 के अंदर मैंने स्मिथ एज अ वैल्यू स्टोर करवा लिया। अब क्या करना है, क्वेरी फॉर्म करनी है। तो क्वेरी इज इक्वल्स टू सेलेक्ट asterisk from student where name is equals to %s। ये हमारी एक तरीके की पैरामीटराइज्ड क्वेरी है जैसे कि हमने कल एग्जीक्यूट की थी। हमें नहीं पता है यूजर क्या वैल्यू इनपुट करने वाला है तो हम यहाँ पे फिक्स वैल्यूज स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डायरेक्टली %s मैंने मेंशन कर दिया है। जो भी वैल्यू हम पास करेंगे एग्जीक्यूट करवाते टाइम वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कॉमा Q1। तो सेलेक्ट asterisk फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज स्मिथ अगर इनपुट किया है तो नेम इज इक्वल्स टू स्मिथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको ये एक नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है तो आप चाहें तो t1 डॉट गेट भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी काम करेगा और चाहें तो आप किसी वेरिएबल को क्रिएट करके भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो किसी फेच वन को लिखना तो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कर डॉट फेचऑल की हेल्प से स्मिथ नेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का डिटेल रोज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है और पास किया है मैंने अपडेट नाम के फंक्शन को और यहाँ पे डेटा पास करना है, क्या रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं वो पास करना है। तो मैंने यहाँ पे रोज एज अ टपल पास होगा हमारा। तो अपडेट पे जाते हैं तो
तो यहाँ पे सबसे पहले डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स थे हमारे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। और जो नेम मैंने टाइप किया है उसके बेसिस पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट होके अब यहाँ पे रोज के ऊपर लूपिंग इम्प्लीमेंट होगी और 1 बाय 1 सारा डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि आईडी 103 और 104 के रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ इतना पार्ट अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे आर्या नाम का कुछ भी नेम मैंने यहाँ पे टाइप किया है और सर्च पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पे देखिए एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गया। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे स्मिथ टाइप करती हूँ, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों का रिकॉर्ड आ गया। लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे सोहम नाम का कोई भी एक नेम टाइप किया है। अब यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो यही चीज थी। देखिए कर डॉट फेच ऑल और फेच वन के केस में अगर आपके पास में रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं तो ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास में किसी भी तरीके का एरर जो है वो नहीं आता है। तो अब यहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स पे जाना है, तो सिंपल क्लियर बटन पे क्लिक करके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन इस बटन की वर्किंग और इन सब की वर्किंग हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए सर्च तक का ही पार्ट हमने कवर किया है। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।